हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडियंस ऑफ यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पिछले वीडियो में मार्क्सिज्म के डिस्कशन करने के दौरान हम लोग इस टर्म पर पहुंचे थे, रेइफिकेशन। रेइफिकेशन में हमने समझा था कि कैसे जो लोग हैं, जो लिबरल्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो कैसे थिंग्स बन जाते हैं, वस्तुएं बन जाते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। There were various influences on early Marxist thinking in addition to that of the political experiences of its founders. कह रहा है और भी कई सारे इन्फ्लुएंसेस हुए हैं, कई सारे प्रभाव रहे हैं, कई लोग ऐसे हुए हैं जिनका प्रभाव रहा है अर्ली मार्क्सिस्ट थिंकिंग पर। अर्ली मार्क्सिस्ट थिंकिंग का मतलब ऑब्वियस है कि उसमें सबसे पहले तो बात फाउंडर्स की ही करेंगे, कार्ल मार्क्स और एंजल्स की। तो उनकी थिंकिंग का जो प्रभाव है वो तो है ही, उनके अलावा और भी चीज़ें हैं, और भी लोग हैं जिनका प्रभाव रहा है अर्ली मार्क्सिस्ट थिंकिंग पर, इंक्लूडिंग द वर्क ऑफ द 18th सेंचुरी जर्मन फिलोसोफर हेजल। जर्मन फिलोसोफर हैं हेजल, HEGEL या हेगल, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन से जाने जाते हैं। सो हेगल की बात करें अगर, जर्मन फिलोसोफर जो कि 18th सेंचुरी में हुए हैं, उनके वर्क का भी प्रभाव रहा है अर्ली मार्क्सिस्ट थिंकिंग पर। स्पेशली अगर हम बात करें हिज आइडिया ऑफ डायलैक्टिक, जो उन्होंने डायलैक्टिक का आइडिया दिया। देखिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, खास करके पीटर पैरी में जो वर्ड आपको इटैलिक में मिल जाएं, समझ लीजिए कि वो नेट के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपके सिलेबस के पर्पज़ से तो खैर हैं ही जब आप थियरी वगैरह डील कर रहे होते हैं। हिज आइडिया ऑफ द डायलैक्टिक, तो यहाँ से भी याद रखें कि डायलैक्टिक जो वर्ड है इसका आइडिया हेगल ने दिया हुआ है, और उसका सीधा सीधा जुड़ाव, सीधा सीधा प्रभाव आपको अर्ली मार्क्सिस्ट थिंकिंग पर मिलेगा। Whereby opposing forces or ideas bring about new situations or ideas। तो उससे क्या समझ में आता है कि जो अपोजिंग फोर्स होते हैं या जो अपोजिंग आइडियाज़ होते हैं उससे नई सिचुएशन क्रिएट होती हैं, नए आइडियाज़ मिलते हैं। ठीक वही बात जो विलियम ब्लेक कहा करते हैं व्हेन ही सेज विदाउट कंट्रारी नो प्रोग्रेशन, यानी प्रोग्रेशन के लिए कंट्राडिक्शन होना ज़रूरी है, मतभेद होना ज़रूरी है। सो ये डायलैक्टिक का जो टर्म जो हेगल ने दिया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मार्क्सिस्ट थिंकिंग, अर्ली मार्क्सिस्ट थिंकिंग। मार्क्सिज्म ऑल्सो बिल्ट अपॉन द सोशलिस्ट थिंकिंग। यही देखिए मज़ेदार बात है, मार्क्सिज्म की स्थिति ऐसी है भगवान की तरह, ईश्वर एक नाम अनेक। तो यहाँ नाम नहीं बल्कि फॉर्म ही अनेक अनेक हैं, है ना। मतलब मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ क्रिटिसिज्म के कई पर्सपेक्टिव्स डेवलप हो चुके हैं, कई एस्पेक्ट्स डेवलप हो चुके हैं। तो कह रहा है कि सोशलिस्ट थिंकिंग पर भी जो है बना, मार्क्सिस्ट ऑल्सो बिल्ट अपॉन द सोशलिस्ट थिंकिंग विच वॉज प्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। तो सोशलिस्ट थिंकिंग कहाँ शुरू हुई? फ्रांस में शुरू हुई एट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय जब स्थिति ये थी कि जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल थे, उनको जो है चौराहे पर खड़ा करके उनका सिर कलम कर दिया जाता था। तो किस तरह से क्लास डिवीज़न को ख़त्म करने की एक नाकामयाब कोशिश की लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। So, Marxism also built upon the socialist thinking which was produced in France at the time of the French Revolution, and it inverted some of the ideas of early economic theory। तो मार्क्सिज्म ने जो उसका सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव है, जो सोशलिस्ट थिंकिंग है, उसमें उसने क्या किया, इसने इन्वर्ट कर दिया कुछ पुराने जो इकोनॉमिक थियोरी थे
उनको उलट कर रख दिया, स्पेशली द व्यू दैट द परसूट ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट वुड ब्रिंग इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स टू द होल ऑफ सोसाइटी। खास करके उस व्यू को उल्टा कर दिया, जो व्यू ये सोचा करता था कि जो एक इंडिविजुअल का इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट परसूट होता है, मतलब कोई एक अकेला इंसान अगर मेहनत करके आगे बढ़ जाता है तो कहीं न कहीं वो एक सोसाइटी का पार्ट है, तो अगर उसकी उन्नति होती है तो सोसाइटी की भी उन्नति होती है। ऐसी सोच पहले थी इकोनॉमिक थियोरी में, इसको उलट कर रख दिया सोशलिस्ट थिंकिंग ने। सोशलिस्ट थिंकिंग क्या कहती है कि इंडिविजुअल नहीं, जनरल, पर्टिकुलर नहीं, जनरल। प्रॉपर्टी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्टी पब्लिक के हाथ में होनी चाहिए। तो इस तरह से जो चीज़ें बदली, सोच का तरीका बदला, है ना। इट इन्वर्टेड सम ऑफ द आइडियाज ऑफ अर्ली इकोनॉमिक थियोरी, स्पेशली द व्यू दैट द परसूट ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट वुड ब्रिंग इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स टू द होल ऑफ सोसाइटी, ना, ये माना जाता था। तो द बिलीफ विच वॉज एंड इज़ द अंडरलाइंग रेशनल ऑफ कैपिटलिज्म, ये व्यू जो है कैपिटलिज्म के सपोर्ट में दिया जाता था कि पूंजीवाद क्यों ज़रूरी है सोसाइटी में। पूंजीवाद भी कहीं ना कहीं अगर एग्जिस्ट करता है तो वो सोसाइटी का ही भला है, उस देश का ही भला है। ऐसी सोच थी कैपिटलिज्म के थ्रू, ऐसी सोच थी। इसको उलट कर रख दिया सोशलिस्ट व्यू ऑफ थिंकिंग इन मार्क्सिज्म ने। बात समझ में आई? रेशनल, RATIONALE, इसका मतलब ही होता है कि रीज़न, किसी चीज़ के पीछे का रीज़न। द सिंपलेस्ट मार्क्सिस्ट मॉडल ऑफ सोसाइटी sees it as constituted by a base and a superstructure। दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, बिल्कुल याद रखिए। वैसे भी देखिए इटैलिक में लिखा हुआ है, कह रहा है कि जो सिंपलेस्ट, अच्छा मज़े की बात यह है कि अब यहाँ पर ये वर्ड क्यों बिटरबेरी को यूज़ करना पड़ा सिंपलेस्ट, इसका मतलब कई तरह का मॉडल है सोसाइटी का मार्क्सिज्म के पर्सपेक्टिव से, उसमें सबसे आसान जो है, इसका मतलब ये भी हुआ कि मार्क्सिज्म इज़ समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। इतना ज़्यादा उसमें उस पर वर्क हो गया है, अलग अलग उसके डायमेंशन क्रिएट हो गए हैं कि ये उतना सिंपल रहा नहीं। मार्क्सिज्म कह रहा है द सिंपलेस्ट मार्क्सिस्ट मॉडल ऑफ सोसाइटी, सबसे आसान जो मॉडल है सोसाइटी का मार्क्सिज्म के पर्सपेक्टिव से, सीज इट, वो पर्सपेक्टिव सोसाइटी को ही कैसे देखता है, एज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ बेस एंड अ सुपरस्ट्रक्चर, कि सोसाइटी जो है वो दो चीज़ों से बनी है, एक बेस और एक सुपरस्ट्रक्चर। अब ये बेस क्या है, सुपरस्ट्रक्चर क्या है? बेस का मतलब द मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, इसको बेस कहते हैं। यानी जो चीज़ों की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए सोसाइटी में, ठीक है, उसको बेस कहा जाता है। और सुपरस्ट्रक्चर क्या होता है, विच इज़ द कल्चरल वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, आर्ट, रिलीजन, लॉ एंड सो ऑन। अब देखिए सुपरस्ट्रक्चर अपने आप में कितनी चीज़ें समेटे हुए है। कल्चरल वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, मेनली इसमें आइडिया जो है सेंटर में होता है, ठीक है। जब आइडिया सेंटर में होता है, अब उसी से जुड़ा हुआ है आर्ट, उसी से जुड़ा हुआ है रिलीजन, तमाम जो कानून बनाए जाते हैं, मतलब सो कॉल्ड डिसिप्लिन में रहने के लिए जो तमाम तरह के जो है कायदे कानून बनाए जाते हैं, जो तमाम तरह की सोचें होती हैं, थॉट्स होते हैं, आइडियोलॉजीज़ होती हैं, उनको सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब फिर जब सुपर स्ट्रक्चर की बात आ गई तो भाई अब ये तो दिस इज़ समथिंग जिसको डीकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। तो अभी आप देखिए क्या आगे आएगा, विच इज़ द कल्चरल वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, आर्ट, रिलीजन, लॉ एंड सो ऑन। The essential Marxist view is that the latter things are not innocent. Latter things का मतलब ये सुपरस्ट्रक्चर की बात कर रहा है। सुपरस्ट्रक्चर की बात कर रहा है का मतलब वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ की बात कर रहा है, आर्ट की बात कर रहा है, रिलीजन की बात कर रहा है, लॉ की बात कर रहा है।
कह रहा है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये इनोसेंट नहीं हैं, बट आर डिटरमाइंड, जबकि वो डिटरमाइंड है। यहाँ देखिए इनोसेंट के बाइनरी अपोजिट में डिटरमाइंड को रखा है। जब आप विलियम ब्लेक को देखते हैं, इनोसेंस के अपोजिट वो एक्सपीरियंस को रखते हैं। यहाँ डिटरमाइंड भी कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है ही। डिटरमाइंड का मतलब एकदम सोच समझ के प्लान किया हुआ, निर्णय लिया हुआ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो सुपर स्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं, कह रहे हैं वो बस यूं ही इनोसेंट चीज़ें नहीं हैं कि जो बिना सोचे समझे हों। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है, जब वो थोड़ा बड़ा हो रहा होता है, जब तक सोसाइटी की नेगेटिविटी उसको नहीं मिली होती है, वो हर जगह प्यार ढूंढता है, हर जगह पॉजिटिविटी देखता है। उस समय वो इनोसेंट होता है, वो दिमाग नहीं लगाता। तो ये कंडीशन नहीं है सुपर स्ट्रक्चर की। सुपर स्ट्रक्चर में जो चीज़ें होती हैं वो वेल प्लान्ड होती हैं, डिटरमाइंड होती हैं। और ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, इन्वर्टेड कॉमा में है, देखिए, बट आर डिटरमाइंड बाय दैट नेचर। इसको बाकायदे डिटरमाइन किया जाता है, बिल्कुल जो है इसका कंस्ट्रक्शन होता है। दिस इज़ कंस्ट्रक्टेड द इकोनॉमिक बेस, ठीक है, जो इकोनॉमिक बेस पर बना होता है। दिस बिलीफ अबाउट कल्चर नोन एज इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, डिटर्मिनिज्म कह रहा है, ये जो बिलीफ है कल्चर को लेकर के, इसको इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म कहा जाता है, इज़ अ सेंट्रल पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट थिंकिंग। और ये इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म जो है रेशनलिस्ट ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट थिंकिंग, मतलब जो चला आ रहा है, एक परंपरागत जो मार्क्सिस्ट विचारधारा चली आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये सेंटर में है, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। अब यहाँ पर समझिए, क्या समझिए, सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर जो टर्म है, सुपर स्ट्रक्चर में जो चीज़ें आ रही हैं, उस चीज़ों को जिस तरह से हम देखते हैं, उसको थोड़ा सा डीकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अच्छी बात है कि मार्क्सिज्म को समझने के लिए हम एक डीकंस्ट्रक्शन का वर्ड का भी यूज़ कर ले रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि कैसे मार्क्सिज्म भी हम इस बात के लिए चेता रहा है कि चीज़ें जो जैसी दिखती हैं वो वैसी हैं नहीं, वो उतनी इनोसेंट है नहीं। देखिए, जब ऐसा होगा तो आप समझेंगे कि हर चीज़ के पीछे एक सॉलिड रीज़न होता है। हम जो कल्चर डेवलप करते हैं उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, ठीक है। जैसे अभी एक जो हम अभी 2020 वैसे ही बहुत अच्छा नहीं रहा है, तमाम बैड न्यूज़ आती रहती हैं। तो लोगों के जाने के बाद देखते हैं कि फेसबुक, ट्विटर पर और व्हाट्सएप पर जो है सारे लोग इंग्लिश कल्चर फॉलो करते हैं, तो उसमें RIP लिखते हैं, RIP, रेस्ट इन पीस। कहने को वो केवल एक वर्ड है, कहने को वो एक चीज़ है जो आज के समय में लगभग इंडिया जैसी कंट्री में लगभग ज़्यादातर लोग जो है यूज़ करते हैं। जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है, वो जो डिजीज़्ड वन है उसके जाने के बाद वो फ़ोटो लगा करके नीचे RIP लिख करके फूल रख देता है वहाँ पर। तो अब बात वही है कि कहने को सिंपल सा वर्ड है, लेकिन वो किस कल्चर का है इसको समझिए। वो वर्ड जो है RIP या जो फ्रेज़ है रेस्ट इन पीस, वो किस कल्चर का है? वो क्रिश्चियनिटी का है। क्रिश्चियनिटी या इस्लाम की अगर हम बात करें, जिसमें किसी के जाने के बाद, दुनिया छोड़ने के बाद उसको दफनाया जाता है, उनके कल्चर में ये कॉन्सेप्ट है कि इंसान के मरने के बाद उसको जब दफनाया जाता है तो उसकी रूह को, उसके सोल को जो है इंतज़ार करना होता है डूम्सडे का, क़यामत के दिन का।
और क्यों? क्योंकि उस दिन उन रूहों का फैसला होता है, ठीक है। तब तक उनको रेस्ट इन पीस रहना होता है। कहाँ? जहाँ वो दफन है वहाँ वो आराम से रहें। ये उनका कॉन्सेप्ट है। तो RIP है। सनातन धर्म में क्या होता है? हम बोलते हैं ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दें। तो हमारा हमारा जो ट्रेडिशन है सोच का, हमारे जो मिथ हैं, हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं, या हमारे जो धर्मशास्त्र कहते हैं, वो आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। क्योंकि उनका ये मानना है, हिंदुइज्म की बात कर लें, सनातन धर्म की बात कर लें, यहाँ पर पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ ये होता है कि जब कोई एक इंसान मरता है तो उसका फिर से जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। तो वहाँ ऐसे वो क़यामत के दिन का इंतज़ार, डूम्सडे का इंतज़ार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो उस हिसाब से RIP इज़ नॉट एप्लीकेबल। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कल्चर में जो चीज़ें होती हैं वो बाकायदे वेल प्लान्ड होती हैं, वो कंस्ट्रक्टेड होती हैं। और आज ग्लोबलाइजेशन के युग में जब हम तमाम अलग अलग भाषाएं अपना रहे हैं, उन भाषाओं के साथ कल्चर का आना एकदम एक्सपेक्टेड है। दैट इज़ नॉट नथिंग सरप्राइजिंग। वो एक्सपेक्टेड है, वो चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन हाँ, समझना होगा भाई, समझना होगा ना, कल्चर के डिफरेंसेस को समझना होगा। और ये भी समझना होगा कि ये चीज़ें हैं तो क्यों हैं। तमाम तरह की जो चीज़ें हैं जिसको हम कल्चर के नाम पर फॉलो करते हैं, जब हम ध्यान से देखते हैं तो कुछ ऐसी बातें भी हमको मिलती हैं जो सुनने जानने के बाद हमें बहुत बुरा लगता है कि ऐसा कैसे, ये क्यों होता है। तो क्या अब उसको हम कल्चर कह करके उसके नाम पर डिफेंड करते हैं, उसको उसके सपोर्ट में खड़े होने की कोशिश करते हैं। तो हमें समझना होगा कि कल्चर के नाम पर जो चीज़ें बनी होती हैं, हमेशा वो हमेशा का मतलब ये है कि उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है भाई, उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है। उस तरह से सोसाइटी का निर्माण किया गया है। तमाम जो ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं हम लोग, तो सोसाइटी जो पहले के लोग रहे, जिस तरह से वो सोचा करते थे, जो उनकी सोच थी, उस आधार पर उन्होंने कुछ नियम कानून बना दिए, वो चले आ रहे हैं। उसको हमने कल्चर का नाम दे रखा हुआ है। तमाम जो सेलिब्रेशन इवेंट होता है त्योहारों का, उसके पीछे भी मोटिव होता है, पॉलिटिकल मोटिव होता है, वो इंटेंडेड होता है, दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड, दैट इज़ नॉट दैट मच इनोसेंट कि बस हाँ होता है तो होता है, ऐसा नहीं है। होता है तो उसके पीछे रीज़न है, ठीक है। जैसे उसमें अगर एक अगर एग्जांपल दूं मैं, कि रक्षाबंधन कहते हैं कि भाई बहन के प्यार का त्यौहार है। तो सही है, जब तक बहन रहती है अपने घर यानी माँ बाप के पास, तब तक वो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं। लेकिन जैसे ही बहन की शादी हो जाती है, उसके बाद उसके भाई का रक्षाबंधन पर उसके घर पहुंचना ज़्यादातर केसेस में, और कुछ केसेस में बहन का भाई के यहाँ पहुंचना। अब वहाँ पर पॉलिटिकल इंटेंशन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्पेशली जब भाई पहुंचता है बहन के ससुराल रक्षाबंधन जैसे पर्व पर। तो उसका उद्देश्य केवल ये नहीं होता कि बहन से वो प्यार करता है या बहन उससे प्यार करती है। वहाँ एक बड़ा उद्देश्य, एक बड़ा पॉलिटिकल जो एक उद्देश्य है, वो ये है कि उसके ससुराल वालों को भी पता चले कि बहन को भाई प्यार करता है, बहन को उसके मायके वाले याद करते हैं, वैल्यू देते हैं। इस सोसाइटी में रह करके इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। दिस इज़ अ फैक्ट, दिस इज़ द पॉलिटिकल मोटिव बिहाइंड दैट। आप बहुत ज़्यादा आइडियलिज्म में नहीं जी सकते, आप रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो ये एक सिंपल समझने के केवल एक एग्जाम्पल दिया कि कल्चर में जो चीज़ें बनती हैं वो वेल डिटरमाइंड होती हैं, उसके पीछे रीज़न होता है भाई, उसके पीछे रीज़न होता है।
इवन जो फास्ट वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, जो व्रत करते हैं लोग, जो रोज़ा रखते हैं लोग, जब आप साइंटिफिक तरीके से उन चीज़ों को देखते सुनते समझते हैं तो आपको समझ में आता है कि भाई साइंस भी इस बात की तस्दीक करता है कि अगर आप 24 घंटे अगर आप कुछ न खाएं तो कहीं न कहीं आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जो तमाम उपापचय की क्रियाएं हैं आपके शरीर में, वो अपने रास्ते पर आ जाती हैं और आपकी बॉडी थोड़ी सी हेल्दी होने की तरफ बढ़ती है। आपकी इम्यूनिटी पावर जो है, आपका इम्यूनिटी पावर वो बढ़ता है। तो भाई हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है। जो चीज़ें हो रही हैं, जो फॉलो हो रहा है, वही तो कह रहा है कि सुपर स्ट्रक्चर जो बना रहे हो आप, आर्ट जो बना रहे हो, इवन आर्ट जब कोई बनाता है, जो पेंटिंग बनाता है, कोई कुछ गाने बनते हैं, तो हर चीज़ के पीछे एक मोटिव होता है, एक रीज़न होता है। तो वही सारी चीज़ें जो हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के नाम से जानी जाएंगी, जो कि ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट थिंकिंग के सेंटर में हैं। ठीक है। मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म जनरल क्या है भाई? इन फैक्ट, दो Marx and Engels themselves did not put forward any comprehensive theory of literature. ये बात अलग है कि मार्क्स और एंजल्स ने अलग से कोई कॉम्प्रिहेंसिव थियोरी ऑफ लिटरेचर नहीं रखी। दियर व्यूज सीम रिलैक्स्ड एंड अनडॉगमेटिक। इस चीज़ के विषय में उनका जो व्यू है वो रिलैक्स नज़र आता है, अनडॉगमेटिक नज़र आता है। ऐसा कुछ नहीं कि प्रोपेगेंडा वगैरह कुछ वो जो है प्रसार करने की उसकी कोशिश कर रहे हो, फैलाने की कोशिश कर रहे हो। गुड आर्ट ऑलवेज हैज़ अ डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम प्रीवेलिंग इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। उनका ये मानना था कि जो अच्छा आर्ट होता है वो हमेशा से फ्री होता है प्रीवेलिंग इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस से। जो चीज़ें इकोनॉमिक सर्कमस्टांस जो स्थितियाँ होती हैं उससे वो मुक्त होता है। इवन इफ दीज इकोनॉमिक फैक्ट्स आर इट्स अल्टीमेट डिटर्मिनेंट। भले ही कभी कभी ऐसा भी होता है कि यही सारी चीज़ें उसकी अल्टीमेट डिटर्मिनेंट होती हैं, मतलब वो सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी लेकिन वो सीधे सीधे नहीं मिलेंगी, वो डायरेक्ट राइटर आपसे नहीं कहेगा। Thus, Angels, writing to the English novelist Margaret Harkness in April 1888, tells her that he is far from finding fault with you for not having written a point blank socialist novel. देखिए, और इस चीज़ को कैसे समझेंगे आप? यहाँ पर बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दिया है पीटर बैरी ने कि एंजल्स ने एक लेटर लिखा किसको? मार्गरेट हार्कनेस को, जो कि एक नॉवलिस्ट हैं, अप्रैल 1988 में, और कहा उनसे कि वो असमर्थ हैं उनकी रचना में कोई फॉल्ट पाने में, ख़ास करके जहाँ तक बात अगर सोशलिस्ट ब्लैंक सोशलिस्ट नॉवेल, मतलब कि सोशलिज्म की कोई चीज़ जो सीधे सीधे उसमें नहीं है तो ये उसकी कमी नहीं है, ये उसका फॉल्ट नहीं है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है उनके नॉवेल में। क्यों? द मोर द ओपिनियंस ऑफ द ऑथर रिमेन हिडन द बेटर द वर्क ऑफ आर्ट। एंजल्स का भी मानना है कि जो ऑथर है उसकी सोच क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, वो जितनी ही ज़्यादा छुपी रहे आर्ट उतना ही बढ़िया माना जाता है, होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वही है थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, निगेशन ऑफ पर्सनैलिटी, जिसको थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी दे दिया टी.एस. एलियट ने, नेगेटिव कैपेबिलिटी दे दिया जॉन कीट्स ने। बातें सभी कर रहे हैं अलग अलग टर्म्स दे करके, ठीक है। तो यहाँ भी वही वो इस चीज़ को इसका समर्थन करते हैं कि अगर अल्टीमेट मोटिव क्लियर नहीं है राइटर का, वो कहना क्या चाहता है एग्जैक्टली, तो वो आर्ट को और ज़्यादा बेहतर बनाता है। मतलब एम्बिग्विटी, एक तरह से कह लीजिए कि एम्बिग्विटी कहीं ना कहीं आर्ट को ग्रेट बनाती है। एम्बिग्विटी का मतलब जहाँ चीज़ें क्लियर ना हो। अब जिनको आर्ट और लिटरेचर की उतनी समझ नहीं हो पाती उनको लगता है ये क्या बकवास है, ये कोई बात हुई। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं कुछ अगर लिखता हूँ कोई कहानी वगैरह ऐसे, तो कभी कभी नीचे कमेंट ऐसे भी आते हैं कि भैया कहना क्या चाहते हैं आप, कुछ समझ नहीं आ रहा।
तो अब जहाँ ये स्टेटमेंट निकल कर के आता है कि कहना क्या चाहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर कुछ चीज़ें क्रिएट हो जा रही हैं, कुछ बातें क्रिएट हो जा रही हैं जहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है। क्योंकि देखिए भाई, आप प्रोपेगेंडिस्ट नहीं हैं, आप पॉलिटिशियन नहीं हैं कि आपको एम्बिगुअस बातें नहीं करनी चाहिए, जबकि पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस बातें करते हैं, है ना। कहते कुछ है, मतलब कुछ होता है। उनको क्लियर कट होना चाहिए, एक साइंटिस्ट को क्लियर कट होना चाहिए, लेकिन एक आर्टिस्ट फ्री है भाई। आर्टिस्ट की खूबसूरती इसी में है कि वो जो बातें कहे उसकी कई मीनिंग्स निकले, कई इंटरप्रिटेशंस निकले, ठीक है, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। सो द मोर द ओपिनियंस ऑफ द ऑथर remain hidden, the better the work of art. As cultured and highly educated Germans, Marx and Engels had that reverence for great art. कह रहा है कि भाई अगर हम बात करें मार्क्स की और एंजल्स की, दोनों हाईली एजुकेटेड और हाईली कल्चर्ड लोग थे जर्मनी के, तो इनके अंदर एक रिवरेंस था, एक पूजा जैसी भावना थी, एक सम्मान, बहुत अधिक सम्मान वाली भावना थी ग्रेट आर्ट को लेकर के, लिटरेचर को लेकर के, विच वॉज टिपिकल ऑफ दियर क्लास, जो कि उनकी क्लास में बिल्कुल ये टिपिकल है, दैट्स अ टाइप, इट्स यूजुअल थिंग, ठीक है। And there is an obvious desire in such pronouncements to emphasize the difference between art and propaganda. क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है, ये जो डिज़ायर है रखनी वो ज़रूरी है इस बात को समझने के लिए कि भाई आर्ट और प्रोपेगेंडा में अंतर क्या होता है। देखिए, जब भी बात प्रोपेगेंडा की आती है तो प्रोपेगेंडिस्ट के रूप में लिटरेचर में एक इंसान प्रसिद्ध है जिसका नाम है मैथ्यू आर्नोल्ड। तो आप जानिए, जब कोई बात आप सीधे सीधे हमेशा एक पॉलिटिकल मोटिव लेकर के चीज़ों को आप रखते रहते हैं बातों को, तो कहीं ना कहीं आप प्रोपेगेंडा फैला रहे होते हैं। अब वो सही है गलत है ये बाद की बात है, लेकिन वो प्रोपेगेंडा है, ठीक है। अलग अलग लोगों की सोच अलग अलग है। अब चूँकि मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि पोएट्री इज़ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, तो वहाँ पर भी क्रिटिसिज्म रख रहे हैं। वहीं एक तरफ अगर आप कहते हैं किड्स की बात करते हैं, तो किड्स का कहना है कि भाई पोएट्री से जब जिस क्षण तुमने कुछ मांग दिया उसी क्षण जो है पोएट्री डेड हो गई। तो अलग अलग लोगों की सोच अलग अलग है। आप जिस सोच से गवर्न होते हैं उस सोच से जाइए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी के फॉलोअर बने, आप अपनी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग रख सकते हैं बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर। ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए हमेशा। All the same, Marxist literary criticism maintains that a writer's social class and its prevailing ideology have a major bearing on what is written by a member of that class. क्या कह रहा है? मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म इस बात की तस्दीक करता है, इसको मेंटेन करता है, कहता है, स्वीकार करता है कि एक जो राइटर का जो सोशल क्लास है, जिस क्लास से वो बिलोंग करता है, जो उस क्लास की एक प्रिवेलिंग आइडियोलॉजी है, पहले से जो आइडियोलॉजी उस क्लास की है, किस चीज़ को लेकर के, आउटलुक को लेकर, वैल्यूज़ को लेकर, टैसिट अजम्पशंस, ठीक है, हाफ रियलाइज्ड एलगेंसेस। तो इन चीज़ों को लेकर के, ये क्या चीज़ें हैं, वैल्यूज़, टैसिट अजम्पशंस। एलिगेंस का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी को लेकर के, किसी देश को लेकर के, किसी ग्रुप को लेकर के एक लॉयल्टी फील करता है इंसान, तो वो उसी हिसाब से सोचता है, वो उसी हिसाब से जो है चीज़ों को जो है प्रस्तुत करता है। जैसे मैंने देखा है, जो लोग जिसके फॉलोअर होते हैं वो उसी के हिसाब से चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, वो उसी के हिसाब से चीज़ों को दिखाना पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे जो बुद्ध के फॉलोअर होंगे वो आपको हर बात में बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट निकाल करके दिखाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वो अपने हिसाब से इतिहास का एक नया व्यू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, अब वो सही हैं गलत हैं क्या हैं, लेकिन हैं। अगर इंसान के पास एक फिक्स्ड लेंस हो जाता है तो वो उसी से दुनिया को देखने की कोशिश करता है और चाहता है दुनिया भी उसी के लेंस से दुनिया को देखें, लोगों को देखें। तो ये जो चीज़ें हैं, जो आइडियोलॉजी है हर एक क्लास की, सोसाइटी की, वो इंसान को प्रभावित करती है, तो उसकी राइटिंग भी प्रभावित होती है। तो
वो सारी चीज़ें निकल करके आती हैं राइटिंग के कंटेंट में, और कंटेंट में नहीं बल्कि फॉर्म में भी। कह रहा है कि सो इंस्टेड ऑफ सीइंग ऑथर्स एज प्राइमरली ऑटोनॉमस इंस्पायर्ड इंडिविजुअल्स, तो इसलिए कह रहा है कि ऑथर्स को हम ऑटोनॉमस, जो अपने आप में पूर्ण है, हाँ स्वायत्त है, इंस्पायर्ड इंडिविजुअल न समझकर क्या समझें, who genius and creative imagination enables them to bring forth original and timeless work of art. Marxists see them as constantly formed by their social context in ways which they themselves would usually not admit. कह रहा है तो इसलिए हम किसी आर्टिस्ट को, किसी ऑथर को, किसी राइटर को ये ना समझें कि जो कुछ है उसका उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, या वो जो कुछ है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है अपने क्लास से, अपने कॉन्टेक्स्ट से। ऐसा नहीं है। कॉन्टेक्स्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, भले इस बात को वो स्वीकार करे या ना करे। वो जिस परिस्थिति से निकल करके आया है, जिस एज से निकल करके आया है, जिस क्लास से निकल करके आया है, उसका सीधा सीधा प्रभाव उसकी पर्सनालिटी, उसकी राइटिंग पर पड़ता है, वो इसे एडमिट करे या ना करे। वही कहते हैं ना कि एवरीवन इज़ चाइल्ड ऑफ हिज एज, एवरीवन इज़ चाइल्ड ऑफ वंस एज कह लें। यानी हर कोई अपने समय का बच्चा होता है, मतलब उसके समय का, उसकी एज का, उसके पीरियड का, उसके एपॉक का, उसके एरा का उस पर प्रभाव पड़ता है, उसकी पर्सनालिटी पर, और अल्टीमेटली राइटिंग पर भी। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे या ना करे। ठीक है। कह रहा है दिस इज ट्रू नॉट जस्ट ऑफ द कंटेंट, ये केवल कंटेंट के बारे में नहीं है, फॉर्म के बारे में भी है। राइटिंग का केवल कंटेंट ही नहीं, राइटिंग का जो फॉर्म होता है ना, जो उसकी शैली होती है, उस पर भी प्रभाव होता है इसका। कह रहा है दिस इज ट्रू नॉट जस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ देयर वर्क बट इवन ऑफ फॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर राइटिंग विच माइट एट फर्स्ट सीम टू हैव नो पॉसिबल पॉलिटिकल ओवरटोन्स। खास करके फॉर्म की अगर बात करें तो शुरू में लगेगा देख करके कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, पॉलिटिकल ओवरटोन कुछ नहीं है उसमें, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि उसके पीछे भी रीज़न है, उसके पीछे भी कारण है, उसके पीछे भी पॉलिटिकल ओवरटोन है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, द प्रोमिनेंट ब्रिटिश मार्क्सिस्ट क्रिटिक टेरी ईगल्टन, ये इंग्लैंड से हैं टेरी ईगल्टन, फेमस जो है मार्क्सिस्ट थियरिस्ट हैं, बहुत टफ लिखते हैं भाई। इनकी इंग्लिश अगर आप पढ़ेंगे, इनके जो पेपर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस लेवल का इंसान है। आई थिंक अभी ये जिंदा भी हैं टेरी ईगल्टन। For instance, the prominent British Marxist critic Terry Galton suggests that in language, shared definitions and regularities of grammar both reflect and help to constitute a well-ordered political state. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या समझा रहे हैं टेरी गल्टन, क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज, इवन लैंग्वेज की बात करें, भाषा की बात करें, जहाँ शेयर डेफिनेशंस एंड रेगुलरिटीज़ ऑफ ग्रामर, जो तमाम डेफिनेशंस है या जो ग्रामर में तमाम जो रेगुलरिटीज़ हम देखते हैं, जो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना देखते हैं, कह रहा है कि बोथ, चाहे डेफिनेशन की बात कर लें, शेयर डेफिनेशन की बात कर लें, चाहे ग्रामर की रेगुलरिटीज़ की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं बोथ रिफ्लेक्ट एंड हेल्प, ये रिफ्लेक्ट भी कराता है और इस बात के लिए मदद भी करता है, हेल्प टू कॉन्स्टिट्यूट अ वेल ऑर्डर्ड पॉलिटिकल स्टेट, कि एक वेल ऑर्डर्ड पॉलिटिकल स्टेट स्टेब्लिश हो, यानी डिसिप्लिन, यानी भाषा में मौजूद जो डिसिप्लिन है, जो जिसको हम ग्रामर बोलते हैं। ग्रामर क्या है? भाषा का अनुशासन। तो ग्रामर जो लैंग्वेज की डिसिप्लिन है, तो वो कहीं ना कहीं उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव है, यानी वो उनकी जो एक भाषा, जब बात वही है कि जब किसी भाषा में आप अनुशासन रखने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इन रियलिटी भी आप अनुशासन प्रिय हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत चीज़ें होती हैं और यही रीज़न है कि आईएएस ऑफिसर्स के बारे में कहा जाता है कि उनकी भाषा पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि भाषा चाहे वो हिंदी का यूज़ कर रहे हो, इंग्लिश का यूज़ कर रहे हो, या जो भी भाषा का वो यूज़ कर रहे हो, अगर उस पर उनकी पकड़ अच्छी नहीं, इसका मतलब ये है कि वो भाषा का अनुशासन नहीं समझ रहे हैं। ही और सी इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द डिसिप्लिन ऑफ लैंग्वेज। तो जब लैंग्वेज के डिसिप्लिन को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर रियल लाइफ के डिसिप्लिन को समझना उनके लिए मुश्किल होगा, या उसे इम्प्लीमेंट करना उनके लिए आसान नहीं होगा। देखिए ये थोड़ी आइडिया लेवल की चीज़ें, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक रखते हो न रखते हो, लेकिन ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसमें एग्जांपल वो देते हैं, ये जो बात वो कहते हैं, वो उनके वर्क का नाम है विलियम शेक्सपियर, जो कि 1986 में पब्लिश हुआ था, उसके पहले नंबर के पेज पर ये लिखा हुआ है, टेरी गल्टन। बात समझ में आई? चलिए, तो आज यहीं तक, इतना ही, फिर आगे बाद में बात करेंगे। धन्यवाद।